तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. So what is ionic bond? The bond which is formed by the transfer of electrons from one element to another element, or you can say from one atom to another atom. Let's take one example of sodium chloride. The outermost electron in the sodium is 1, and in case of chlorine there are 7 outermost electrons, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब आप देखो, अगर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और क्लोरीन जो है इसको गेन कर ले तो क्या होगा? Na प्लस Cl नेगेटिव बनेगा. और वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 एंड क्लोरीन इज 287. ठीक है. आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, sodium has configuration 28 and chlorine also has configuration 288, means both the atoms now have complete octet in their outermost shell. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें आयंस बने, और आयंस के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. कौन सी इंटरेक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन चुका है, विच इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. क्लियर? तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 282. ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 26. और अगर हम लुईस डॉट सिंबल बनाए मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए, ऐसे ऑक्सीजन का आपने लुईस डॉट सिंबल बनाया. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज कर दिए, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? Mg2+, और ऑक्सीजन क्या हो गया? O2 नेगेटिव. दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है. जितने इलेक्ट्रॉन्स सोडियम लूज करेगा उसको उसकी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उसमें उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है यहाँ पर? 1 + 1. और मैग्नीशियम की कितनी है? +2. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने लूज किए हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, या दूसरे एटम ने गेन किए हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए. ठीक है. उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है. मेरी बात आपको समझ आ गई होगी. ठीक है. तो बच्चों आगे ये आता है कि कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं आयनिक बॉन्ड बनने के. तो देखो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, फर्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उतना आराम से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना देगा. सेकंड है, जो हमारे पास नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन है और नीचे वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए. और तीसरी बात यह कि जब ये आयंस बन गए, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव बन गए, ठीक है, तो जब ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है अपने आयन से, अट्रैक्शन से ही बनेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं. तो उससे क्या है, अट्रैक्शन से जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, रिलीज होगी. द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed from their constituent ions. तो जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनेगा. These are the 3 factors which govern the formation of ionic bond. ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द minimum amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom to convert it into gaseous cation. Periodic classification में है आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं बताएंगे. ग्रुप के अलोंग जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one extra electron is added into the isolated gaseous atom to convert it into gaseous anion. ठीक है.
तो जितना आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी का मैंने आपको बता ही दिया, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक फार्मूला याद रखें, फिजिक्स का फार्मूला, ठीक है, कूलम्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे MgO और NaCl है, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था लैटिस एनर्जी के ऊपर, इनमें लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी MgO की ज़्यादा है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 प्लस 2 माइनस, इसके ऊपर कितना है 1 प्लस 1 माइनस, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको तो दिखे कहीं पे चार्ज सेम है तो आप रेडियस देख लेना, जो कैटायन और एनायन का रेडियस है वो जितना कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है, तो किस केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो अब यहाँ पर चार्जेस जो है आपका देखो सेम आ रहे हैं दोनों के केस में, तो आप किसको देखेंगे, रेडियस को, तो रेडियस किसके केस में कम है, इसके केस में कम है, तो लैटिस एनर्जी NaCl की ज़्यादा होगी KCl से। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जितना स्टेबल कंपाउंड बनेगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टेबल कंपाउंड होगा, और स्टेबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होगा। ठीक है, ये आपको आयनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी का आपको खासकर ध्यान रखना है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। NaCl है आपके पास और आपके पास है MgCl2, ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, MgCl2 की, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लैटिस एनर्जी को करना है। आगे चलते हैं, लैटिस एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हम लास्ट में आयनिक बॉन्ड का जो होगा या तो नया वीडियो बनाएंगे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस कराएंगे, लाइक लुइस के मैंने कराए थे सेकंड वीडियो में, इसी तरीके से आयनिक के हम फोर्थ वीडियो में कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ले लेंगे। अभी कंसेप्ट को समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि बोर्न हेवियर साइकिल जो होती है वो क्या होती है, इसमें आयनिक बॉन्ड में वो पढ़ने का है, तो बोर्न हेवियर साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। बोर्न हेवियर साइकिल, देखो बच्चों, डायरेक्ट हमने क्या किया था, सोडियम से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन को हमने गेन करता हुआ दिखाया था इस टाइप से। ठीक है, तो एक्चुअली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कुछ स्टेप्स में होता है। ठीक है, जैसे सोडियम है तो हमें आयनाइजेशन का कंसेप्ट है वो आइसोलेटेड गैसेस एटम का होना चाहिए, तो पहले हम इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सोडियम में से, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, तो Na+ बन गया हमारे पास, तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम Ie लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो क्लोरीन है वो Cl2 की फॉर्म में होता है, आपको पता है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक ही क्लोरीन चाहिए तो इसका डिसोसिएशन 1/2 D लिखेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एक क्लोरीन की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो तो गैस में थी, तो ये भी गैस में डिसोसिएट कर दिया हमने, और अब हम इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेके आएंगे, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ वो क्लोरीन ने गेन किया, तो आपके पास क्या बन गया, Cl-। अब ये जो अपोजिट चार्ज आयंस बनते हैं, जब इसका 1 मोल बनेगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। तो टोटल जो हीट चेंज हुई है वो टोटल अगर हम देखें तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में आएगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है ये भी। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
जो है हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फॉर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लेते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं इसके बाद। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगी, तो मैं यहाँ डेल्टा एच, ठीक है, और डेल्टा के आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई लिख देता हूँ, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं टेंडेंसी की बात करता हूँ वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्लियर। और लास्ट में हम लिखेंगे लैटिस एनर्जी। तो ओवरऑल जो एनर्जी का चेंज है डेल्टा एच वो ही होगा। इसी को हम बोर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में एनर्जी का टोटल चेंज कितना आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्योंकि वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है, तो मैं ज़्यादा बात ना करता हुआ सिर्फ आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मीन्स उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ डेल्टा ई एच मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा एक एटम के अंदर, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि जो फाइनल एटम बना, आयन जो बना है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज व्हेन an extra electron is added into an isolated gaseous atom to convert it to gaseous and energy released, ठीक है। और अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, मतलब जब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हो बहुत कम है, ठीक है, और आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ओ नेगेटिव, तो फर्स्ट प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो एक्सोथर्मिक होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हो ऑक्सीजन का, तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, या कह लो हाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम का मतलब नहीं लेना चाहता। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है सेकेंड वाला, ठीक है। और फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट स्टेप में बढ़िया है, टेंडेंसी बढ़िया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बोलूँ डेल्टा ई एच, वो क्या है, नेगेटिव। इसी तरीके सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, लेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, तो इसको आप अच्छे से करना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयनिक जो बॉन्ड है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी और सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।